हेलो मेरे प्यारे भाइयों, मैं मिथुन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिथुन सर में। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे, साइंस का एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हम लोग ध्वनि चैप्टर का कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। ये पार्ट 1 है, इसको 2 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? देखिए, हम लोग ध्वनि पढ़ रहे हैं, हालांकि ये क्वेश्चन प्रकाश से दिया है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। क्या प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, यांत्रिक तरंग है, या अनुदैर्ध्य तरंग है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिया है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए तरंग 2 प्रकार का होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंग जो होता है इस प्रकार से होता है। देखिए, ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है इस प्रकार से होता है ना, यानी कहीं इस प्रकार के त्वरण। तो प्रकाश जो है वो हमारा क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही जवाब ए। ठीक है, अगर हम ध्वनि की बात करें तो ध्वनि कौन सा तरंग हो जाएगा? ध्वनि हमारा होगा अनुदैर्ध्य तरंग। लेकिन प्रकाश किस तरंग है? कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ध्वनि तरंग के मुख्य अभिलक्षण होते हैं। ध्वनि की आवृत्ति भी होती है, ये भी सही है। चलिए, ध्वनि में आयाम होता है, ध्वनि में वेग होता है, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। ध्वनि तरंग के मुख्य विलक्षण होते हैं, आवृत्ति भी, आयाम भी, वेग भी, यानी ये उपरोक्त सभी इसके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी तरंग का शिखर कहलाता है। तो ये कोई तरंग है, जैसे अनुप्रस्थ तरंग हम लोग लेते हैं, इस प्रकार से जो तरंग होता है। ठीक है, तो जो शिखर वाला जो यानी ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखिए आपको बताते हैं, ये जो हमारा तरंग है, ठीक है, ये शिखर जो है वो श्रृंग कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रृंग कहलाता है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है गर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्त। लेकिन ये पूछा किसी तरंग का शिखर कहलाता है, क्या कहलाता है? श्रृंग कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रृंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दो कर्मागत संपीड़नों तथा अथवा दो कर्मागत विरलनों के बीच की दूरी कहलाती है। दो कर्मागत संपीड़नों तथा दो कर्मागत विरलनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो हम लोग जानते हैं कि ये जो उसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। प्रति सेकंड समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है? यानी प्रति सेकंड मतलब एक सेकंड में हम कितना बार मतलब कि ध्वनि कंपन किया है ना, ये क्या कहलाती है? ये आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन ए में दिया है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी में आवृत्ति दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है, बताइए आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, हर्ट्ज, सेकेंड, मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही जवाब है। ठीक है, आते हैं हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे कर्मागत मतलब लगातार होता है। ठीक है, यह शब्द प्रयोग किया गया है कर्मागत। दो लगातार संपीड़न और दो लगातार विरलन की जो दूरी होती है, उसमें जो समय लगता है, इसको क्या कहते हैं? इसको आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। इसमें जो भी मतलब कि दो कर्मागत संपीड़न या दो कर्मागत विरलन की निश्चित बिंदु से गुजरने में जो समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। यानी 8वां का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 9। ठीक है, क्या कहता है? आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, आवर्तकाल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्तकाल का एसआई मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर
20 का सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है। आवृत्ति और आवर्त काल के बीच के संबंध को व्यक्त किया जा सकता है। जैसे आवृत्ति हम लोग जानते हैं, आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी होता है यानी एफ बराबर होता है, देखिए आपको बताते हैं, देखिए एफ बराबर जो होता है वो क्या होता है 1/t। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल के बीच संबंध है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जो हम लोग एफ लिखे हैं यहाँ पर एन से डिनोट कर रहा है, किससे डिनोट कर रहा है, एन से डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एन बराबर क्या होता है 1/t। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, आप एक चीज देखेंगे यहाँ पर, एक चीज देखिए यहाँ पर गौर कीजिए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन में मिस्टेक किया है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सेम है। देखिए अगर हम एन बराबर 1/t लिखेंगे तो बताइए टी बराबर क्या लिखेंगे, टी बराबर क्या लिखेंगे, ये टी इधर आ जाएगा। ठीक है, और एन नीचे चल जाएगा तो क्या लिखेंगे, टी बराबर 1/n लिखेंगे, है ना। अब देखिए 1/n है दिया ऑप्शन बी में भी, एन बराबर 1/t ऑप्शन ए में, और टी बराबर 1 ऑप्शन बी में, यानी इसका दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ सी नंबर में जो है, सी नंबर ऑप्शन इसको बोथ दे देना चाहिए, दोनों ए और बी दोनों। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन जो हमारा क्या है, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों दोनों सही होगा। ठीक है, यानी पहला भी और दूसरा भी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क जिस प्रकार अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए हम कोई भी ध्वनि उत्पन्न होता है और मस्तिष्क जो अनुभव करता है, हमारे जो मस्तिष्क है, हमारा माइंड जो है अनुभव करता है, उसको क्या बोलते हैं, तारोत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तारोत्व बोलते हैं। ठीक है, जितनी आवृत्ति अधिक होगी उतनी तारोत्व अधिक होगा, अगर आवृत्ति कम है तो तारोत्व भी कम होता है। ठीक है, ये जो हमारी मस्तिष्क जो अनुभव करता है उसको क्या बोलते हैं, तारोत्व बोलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिस ध्वनि का तारोत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी क्या होगी, कम, अधिक, बराबर, कभी कम कभी अधिक। तो अभी हम बताएं कि जिस ध्वनि का तारोत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होगा, जिस ध्वनि की तारोत्व अधिक होगी आवृत्ति भी अधिक होगी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है किसी माध्यम के मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, यानी आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। किसी माध्यम के मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्या ध्वनि की प्रबलता और मृदुता निर्भर करती है, यानी जो ध्वनि की प्रबलता है और जो ध्वनि की मृदुता है ये किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो निर्भर करती है ये इसके आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, इसके आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखते हैं। कहता एक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, मतलब एक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है, एक आवृत्ति की ध्वनि को हम लोग टोन बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, शोर बोलते हैं, उपरोक्त सभी बोलते हैं। ठीक है, तो एक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है टोन। क्या कहलाती है, टोन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से किस ध्वनि की प्रबलता अधिक होगी, यानी किसकी प्रबलता अधिक होगी बताइए, एक गिटार की प्रबलता अधिक होगी, या ढोलक की प्रबलता अधिक होगी, या कार का हॉर्न, या डी नंबर ऑप्शन हमारा बांसुरी। ठीक है, तो प्रबलता सबसे अधिक किसकी होगी, कार की हॉर्न का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पार्ट में कुल टोटल 16 प्रश्न को देखे। ध्वनि का एक और पार्ट हम लेकर के आएंगे जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो आपके जेक बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसको लेकर के आएंगे। आप लोग लगातार इस चैनल पर बने रहिएगा, आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसका एक और वीडियो हम लोग लेकर के बहुत जल्द उपस्थित होंगे। धन्यवाद।